नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी टॉपर चैनल पर मैं अजीत सिंह चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संविधान से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मूल अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। मूल अधिकारों के लिए हमने अलग अलग पार्ट बनाए हैं। आज हम मूल अधिकारों के सामान्य परिचय पढ़ते हैं कि मूल अधिकार क्या है और ये क्यों आवश्यक है। प्रोफेसर एम.वी. पायली उन्होंने कहा है कि मूल अधिकार व्यक्ति और राज्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि मूल अधिकार का मूल कार्य क्या है, तो हम बता सकते हैं कि व्यक्तियों में और राज्यों में सामंजस्य स्थापित करके मूल अधिकार राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करता है। यदि हम दुनिया का इतिहास देखें कि मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई, तो सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर 1215 में वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन किया और वहाँ के सम्राट जॉन ने नागरिकों को अधिकारों के लिए एक लिखित आश्वासन दिया कि हम आपको अधिकार देंगे। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद में 1689 में बिल ऑफ राइट्स पे सम्राट ने हस्ताक्षर किए थे। फ्रांस में 1789 में नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के वहाँ का जो राजा था लुई 16वां, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और इस बात को हम सब जानते हैं कि फ्रांस मूल अधिकारों को लेकर के वहाँ पे जो क्रांति हुई थी उसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ये एक नारा दिया गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन अमेरिका के खुद के मूल संविधान में मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। ये बात मैं विशेष रूप से इसलिए बता रहा हूँ कि मूल संविधान का मतलब ये है कि जब अमेरिका का संविधान बना था उस समय उसमें अधिकारों की कोई चर्चा नहीं थी, बल्कि 1791 में अमेरिकी संविधान में एक संशोधन हुआ और उसमें ये अधिकार पत्र जोड़ा गया। भारत का यदि हम देखें कि भारत में मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से आई, तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम 1895 में मूल अधिकारों की मांग एक संविधान विधेयक के द्वारा की गई थी, 1895 में। उसके बाद में श्रीमती एनी बेसेंट ने 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से भी मूल अधिकारों की मांग की। उसके 3 साल बाद 1928 में श्री मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से अधिकारों की मांग की। मोतीलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। कई बार ये पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो हम ज़्यादातर नेहरू नाम देख के उसको जवाहरलाल नेहरू कर देते हैं, जबकि नेहरू रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी और इसमें उन्होंने मूल अधिकारों की मांग की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, महात्मा गांधी ने इसमें मूल अधिकारों की मांग को उठाया था। तो यदि महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 1931 में उन्होंने मांग उठाई थी। उससे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने, और उसके बाद उससे पहले सबसे सर्वप्रथम जो है वो 1895 में मूल अधिकारों की मांग संविधान विधेयक के माध्यम से की गई थी। संविधान सभा में जब संविधान निर्माण हो रहा था उस दौरान मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में परामर्श देने के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हालांकि ज़्यादातर किताबों में इसमें जे.बी. कृपलानी दिया गया है, लेकिन यदि हम साइट पर जाकर के देखते हैं तो उसमें जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों की परामर्श देने के लिए जो समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में थी, और मूल अधिकारों पर परामर्श देने के लिए जो उप समिति बनी थी उस उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, और उनकी सिफारिशों पर संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। भारत में मूल अधिकार अमेरिका से प्रेरित है और वहाँ उन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ब्रिटेन में मूल अधिकार को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। अमेरिका और फ्रांस में इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को पता है कि प्राकृतिक अधिकार क्या थे, प्राकृतिक अवस्था क्या थी। जब सामाजिक समझौता सिद्धांत चला था तो उसमें प्राकृतिक अधिकारों की बात उठी थी, और फ्रांस, अमेरिका, इन्होंने मूल अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार ही कहा है कि ये प्रकृति से ही मनुष्य के होने चाहिए। अब कुछ मुख्य बातें जो बहुत बार प्रश्नों में पूछी जाती है। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35
कुल 27 अनुच्छेद है जो मूल अधिकारों से संबंध रखते हैं। हालांकि हमारे मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं, लेकिन मूल अधिकारों का जो भाग 3 है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है और इसमें कुल 27 अनुच्छेद हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और कुछ अधिकार जो है वो दूसरे लोगों को भी प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार क्या होता है कि मूलतया राज्य के विरुद्ध नागरिकों को गारंटी दी जाती है कि राज्य उनके साथ अत्याचार नहीं करेगा, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे जो हैं वो राज्य के बजाय नागरिकों के विरुद्ध भी है। जैसे अनुच्छेद 15(2) है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 है। ये व्यक्तियों के विरुद्ध भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। आपातकाल में जिस समय राष्ट्रीय आपात लगा होता है उस समय अनुच्छेद 20 और 21 इन दो अनुच्छेद जीवन के अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 359 के तहत प्रावधान दिया गया है। 359 में बताया गया है कि जब आपातकाल लगा हो तो केवल 20 और 21 अनुच्छेद ही रहेंगे, बाकी सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। भारतीय मूल अधिकारों की प्रकृति जो है वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि नकारात्मक प्रवृत्ति के कौन से हैं और सकारात्मक प्रवृत्ति के कौन से हैं, तो हम यहाँ दोनों की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 19, 25, 26, 27 और 28 ये मूल अधिकार हैं, सकारात्मक प्रकृति के हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 ये नकारात्मक प्रकृति है, क्योंकि ये राज्य पे निर्बंधन लगाते हैं, राज्य पे एक बंदिश करते हैं, इसलिए ये नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। और राज्य को ये काम करने चाहिए वो सकारात्मक है। सकारात्मक और नकारात्मक का अर्थ है कि जो कार्य राज्य को करने चाहिए वो सकारात्मक, जो नहीं करने चाहिए वो नकारात्मक। मूल अधिकारों में 19, 25, 26, 27, 28 ये सकारात्मक है, 14, 15, 16 और 21 ये नकारात्मक है। अनुच्छेद 368 में जब संविधान संशोधन होता है तो मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 12 जो है, मैंने कहा था 12 से 35 तक मूल अधिकार है, तो जो सबसे पहला अनुच्छेद है मूल अधिकारों में, अनुच्छेद 12, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है जो भाग 3 और भाग 4 के लिए तथा भाग 6 के लिए भी प्रयुक्त होती है। तो राज्य क्या है इसकी परिभाषा मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की क्या परिभाषा है, ये परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। इसके अनुसार देखिए, अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि भारत की सरकार और संसद राज्य कहलाती है। राज्य सरकार और विधानमंडल ये भी राज्य कहलाते हैं। सभी स्थानीय जो पदाधिकारी होते हैं वो राज्य कहलाते हैं और अन्य पदाधिकारी जो होते हैं वह भी प्राधिकारी भी राज्य कहलाते हैं। प्राधिकारी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे कानून बनाने का, आदेश देने का, अधिसूचना जारी करने की जिसमें क्षमता होती है। जैसे नगर पालिका बोर्ड है, ग्राम पंचायत है, जिला बोर्ड है, ये सारे जो होते हैं ये राज्य में आते हैं। अब जो अन्य प्राधिकारी नंबर लिखा है इसका अर्थ है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने जैसे LIC है, सेंट्रल बैंक है, तेल और गैस आयोग है, राष्ट्रपति है या रेलवे बोर्ड है, ये सारे के सारे अपने आप में एक राज्य है। एक बार IAS में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से राज्य क्या है, तो उसमें LIC लिखा हुआ है और वो सही है उत्तर। तो इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 12 के तहत अन्य प्राधिकारियों में विश्वविद्यालय, LIC, सेंट्रल बैंक, रेलवे, तेल गैस आयोग, ये सारी चीजें इसमें आती है, शामिल होती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 13 जो है उसमें क्या है। अनुच्छेद 13 में संविधान के लागू होने वाली, जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले जो कानून बन गए थे और वो भाग 3 को यदि प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए 1935 का जो अधिनियम है उसके कुछ अनुच्छेद हमने लिए थे, उससे पहले के जो नियम कानून हैं वो यदि भाग 3 को प्रभावित करते हैं, मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं, तो वो सारे के सारे शून्य घोषित हो जाएंगे, अर्थात उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा गया है। कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 13 में कौन से सिद्धांत देंगे, तो हमें याद रखना उसमें पृथक्करणता का सिद्धांत दिया गया है, आच्छादन का सिद्धांत दिया गया है। आच्छादन यदि नाम नहीं आता है तो ये समझ लीजिए उसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार ये प्रश्न भी बनता है कि आच्छादन क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि मूल अधिकारों से असंगत संविधान से पहले की कोई विधि हो या संविधान के लागू होने के बाद में हो
तो वो मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती है, यानी मूल अधिकार उस पर हावी हो जाते हैं और वो कानून सुसुप्त अवस्था में चला जाता है और आच्छादन के हटते ही वह पुनर्जीवित हो जाती है। ये मामला भिकाजी कामा बनाम मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये सिद्धांत दिया था। कई बार ये पूछ लेते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत कब दिया गया था, तो भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत दिया था। इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं और इसलिए कहते हैं क्योंकि यह संविधान से पूर्व और संविधान के पश्चात दोनों प्रकार के कानूनों पर लागू होता है। अनुच्छेद 13(2) में पृथक्करणीयता का सिद्धांत दिया गया है। इसके अनुसार यदि कोई अधिनियम या कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका इस असंगत भाग को या पूरे कानून को ही असंवैधानिक। इसके अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो भाग 3 द्वारा मूल अधिकारों को छीनता है या उसे न्यून करता है। हालांकि ये बात केवल कहने के लिए है, कहने के लिए इसलिए है क्योंकि केस आनंद भारती बनाम केरल राज्य जो था 1973 का विवाद, इसमें न्यायालय ने ये घोषित कर दिया है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 में वर्णित विधि में नहीं है। अर्थात संविधान संशोधन यदि किया जाता है तो अनुच्छेद 13 के तहत वो कानून नहीं माना जाएगा, और कानून नहीं माना जाएगा इसका मतलब ये है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो हमें मोटा मोटी इतना ही ध्यान में रखना है कि संसद के पास इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन कहाँ तक कर सकती है इसके बारे में न्यायालय कहता है कि संशोधन तो हो सकता है लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वो नहीं टूटना चाहिए। नागरिकों के मूल अधिकार हैं, उनमें थोड़े बहुत फेरबदल हो सकते हैं, थोड़ी शक्तियाँ ले सकते हैं। और इसी के तहत आपको पता होगा कि जब हमें संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मूल अधिकार दिए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो था 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1) में और 31 में वर्णित था। अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वह एक कानूनी अधिकार है और अनुच्छेद 300 क में है। हमें ध्यान में रखना है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है लेकिन वो कानूनी है, लीगल रूप से हम संपत्ति रख सकते हैं जितनी कानून हमें आज्ञा देता है। तो वर्तमान में नागरिकों के लिए 6 मूल अधिकार हैं। इन 6 मूल अधिकारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले पार्ट में हम समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार पर भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार अगले वीडियो में हम मूल अधिकारों से संबंधित छोटी छोटी बातें जो प्राय परीक्षा में पूछी जाती हैं इन सबसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।